हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा, हमने ना लगभग 12 से 13 सोर्स ऑफ फाइनेंस डिस्कस कर लिए हैं। 4 ही बचते हैं। 17 थे जिसमें से हम 13 डिस्कस कर चुके हैं। बेटा, उस दिन लीज फाइनेंसिंग आपसे डिस्कस किया था, ऑल्दो कोई स्कूल कराएगा नहीं, पर मैंने बेटा जितना प्रैक्टिकल पोर्शन हो सकता था उतना उसको प्रैक्टिकल किया और आपको सारा टॉपिक समझा दिया। अब बेटा बात को आगे बढ़ा रहे हैं। बेटा, ऑल्दो ये चीजें जो बॉक्स में गिवन है एनसीईआरटी में है नहीं कोर्स का पार्ट, पर ऐसा हो नहीं सकता बेटा कोई स्कूल ना दे। बिना परेशान करे कहाँ चैन ले सकते हैं आपको। बाबू, टाइप्स ऑफ डिबेंचर मैं आपको करा रहा हूँ। डिबेंचर सबको पता है क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ डिबेंचर का डिस्कशन पेंडिंग है। ऐसे टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी है। और आज बेटा 2-3 सोर्सेस और कर लेंगे, लगभग चैप्टर खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। एक आध लेक्चर और लग रहा है, ठीक है जी। फिर केस स्टडीज। तो टाइप्स ऑफ डिबेंचर में आप देख रहे हैं बेटा 8 तरीके के डिबेंचर गिवन है। पहला है सेक्योर्ड और अनसेक्योर्ड। बेटा, नॉर्मली मार्केट में जो डिबेंचर इशू होते हैं वो हमेशा सेक्योर्ड होते हैं। अनसेक्योर्ड इज अ एक्सेप्शन। सेक्योर्ड डिबेंचर क्या होते हैं? अगर बेटा मैं एज अ कंपनी आप सब प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर को कहूं कि मेरी कंपनी के डिबेंचर खरीद लो, तो मुझे बेटा हमेशा आपके फेवर में एसेट गिरवी रखनी पड़ती है। और डिबेंचर हमेशा सिक्योर्ड ही होते हैं। बेटा, अनसिक्योर्ड डिबेंचर सिर्फ एक्सेप्शन है। थ्योरी में पढ़ रहे हो, जिंदगी में कभी नहीं होगा। समझ में आती है बात? अनसिक्योर्ड मतलब बिल्कुल वैसे ही जैसे कमर्शियल पेपर और पब्लिक डिपॉजिट इशू होते हैं, जहां बेटा कंपनी कोई एसेट गिरवी नहीं रखेगी, आपसे पैसे भी ले लेगी, उन्हें बोला जा रहा है अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा। फिर है रजिस्टर्ड एंड बियरर डिबेंचर। बाबू, आपको याद हो आपने मुझसे बियरर चेक पढ़ा है, क्रॉस चेक पढ़ा है? वही है ये। जैसा बियरर चेक था वैसा बियरर डिबेंचर है, जैसा क्रॉस चेक था वैसा रजिस्टर्ड डिबेंचर है। बेटा, बियरर डिबेंचर क्या होते हैं भाई साहब? अब ना लग जाएगा, आराम से सामने देख के पढ़ लो। बियरर डिबेंचर क्या होते हैं बेटा? नाम किसका लिखा है कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे डिबेंचर बाय मेयर द डिलीवरी ट्रांसफर हो जाते हैं। मान लो बेटा एक कंपनी से डिबेंचर खरीदे थे 5 लाख रुपए के राघव ने, ठीक है। राघव आज इसको बेचना चाहता है, इसने खरीदे थे बीआरआर डिबेंचर, इसने बेचे हैं बेटा केशव को। बाबू, कैसे बिक जाएंगे डिबेंचर? बाय नियर द डिलीवरी ऑफ डिबेंचर। नाम किसका लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता बाबू, जिसके पास है वो एक्चुअल ऑनर है। समझ आती बात? सेम चीज मैंने समझाई थी वहां पर आपको करेंसी के एंगल से। बेटा, आपकी जेब में 500 का नोट है, आज गिर जाए और कोई और उठा ले, पूरी जिंदगी साबित कर सकते हो ये मेरा 500 का नोट है? नहीं। करेंसी में क्या होता है? द वन हु इज द बियरर इज द ऑनर, जिसके पास है वो मालिक होता है। सेम बेटा इस डिबेंचर के साथ हालात है, जिसके पास है वो मालिक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि नाम राघव का लिखा है या किसका लिखा है। ऐसे डिबेंचर ट्रांसफर हो जाएंगे बाय नियर द डिलीवरी ऑफ डिबेंचर। समझ आती है बात? और रजिस्टर्ड डिबेंचर क्या होते हैं बेटा? ये क्रॉस चेक की तरह काम करते हैं। राघव ने डिबेंचर खरीदे कंपनी से 5 लाख रुपए के, नाम लिखा है राघव। अगर अब ये केशव को बेचना चाहता है, डिलीवरी से डिबेंचर नहीं बिकेंगे। इसको क्या करना पड़ेगा? अपना डिबेंचर सर्टिफिकेट कंपनी में भिजवाना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा और कंपनी को कहना पड़ेगा 5 लाख के डिबेंचर का सर्टिफिकेट आप केशव के नाम बनाकर दे दो। जब कंपनी से वो केशव के नाम बन के आएगा, ये केशव को देगा, तो बेटा डिबेंचर ट्रांसफर हुए। समझ आती है बात? यानी कि इस केस में जिसका नाम लिखा है वही मालिक है, वही रजिस्टर्ड ओनर है बेटा। क्लियर बात? समझ आई बेटा? चारों तरीके समझ में आए डिबेंचर के, मैं पढ़वाऊंगा अभी जरूर। पहले बताओ ये क्लियर है क्या नहीं? ओके, आगे बढ़े बाबू। उसके बाद लिखा हुआ है कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। ये चर्चा बड़ी इंपॉर्टेंट है, आराम से सुनना, क्योंकि इससे कभी फर्दर टॉपिक मुझे आज ही कराना है। कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, जैसा कि नाम समझ में आ रहा है कन्वर्टेबल डिबेंचर, बेटा किस चीज में कन्वर्ट होंगे ये? बाबू, आज आपने कंपनी के कन्वर्टेबल डिबेंचर खरीद लिए। लेट सपोज 1 लाख डिबेंचर 10 रुपए के हिसाब से खरीद लिए, 10 लाख के खरीद लिए, ठीक है।
कन्वर्टेबल डिवेंचर में कंपनी आपको ऑप्शन देती है कि अपॉन द मैच्योरिटी, आपके दोनों हाथों में लड्डू है, जब मैच्योरिटी हो जाए चाहे तो 10 लाख रुपए अपने पूरे वापस ले जाना, चाहे इन 10 लाख के डिवेंचर को आप कन्वर्ट करा सकते हो इनटू द इक्विटी शेयर्स, और ये इक्विटी शेयर का दाम आज ही तय कर लो। मान लो आज कंपनी के इक्विटी शेयर का दाम 100 रुपए है, प्लीज सुन लेना है बात, आज 100 रुपए है, और आपने जो डिवेंचर खरीदे कंपनी के 10 साल के लिए खरीदे, कंपनी ने आपको आज ही कह दिया कि कन्वर्टेबल डिवेंचर आप ले रहे हो, आपको ऑप्शन देंगे हम कि 10 साल के बाद आप चाहो तो 10 लाख वापस ले जाना, चाहे हमारे इक्विटी शेयर ले जाना 10 साल के बाद 250 के प्राइस पर, वट एवर द प्राइस में भी, आपके दोनों हाथों में लड्डू। मैं बताता हूं क्या हुआ। मान लो एक्चुअल सिनेरियो ये हुआ कि मार्केट प्राइस डिवेंचर का 10 साल के बाद 200 रुपए ही रहा। अब जब 200 रुपए है, आप 250 पे खरीदोगे कभी नहीं, आप कहोगे 10 लाख वापस कर दे, 10 लाख वापस लेके आगे। और मान लो एक्चुअल मार्केट प्राइस 300, कंपनी ने कितने में प्रॉमिस किया था, कितने में देगी 10 साल का, 250 में। बाबू आपको 10 लाख रुपए के इक्विटी शेयर मिल जाएंगे 250 के एक के हिसाब से, आपकी तो चांदी आ गई, क्योंकि 300 का भी मार्केट में बेच लोगे, वहां से भी कमा लोगे। तो बेटा कन्वर्टेबल डिवेंचर में ना दोनों हाथों में लड्डू हैं, चाहे इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा लो अपॉन मैच्योरिटी, चाहे कैश वापस ले लो, ये आपकी चॉइस है, जबरदस्ती नहीं है, चॉइस है, ठीक है जी। और इक्विटी शेयर का दाम कब तय हो जाता है बेटा, ये प्री डिटरमाइंड प्राइस पे ही कन्वर्ट होते हैं। ये प्री डिटरमाइंड प्राइस क्या है, ये उस दिन का प्राइस है जिस दिन आपने डिवेंचर लिया होगा, उसी दिन कंपनी बता देती है इतने रुपए में कन्वर्ट करेंगे। 10 साल के बाद क्या दाम होगा कंपनी को भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, समझ आई बात। और बेटा नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, नाम से समझ में आ रहा है, किसी चीज में कन्वर्ट नहीं होंगे, पैसे ही वापस मिलेंगे अपॉन मैच्योरिटी। अभी तक मैंने जो बात बोली समझ आई, पक्का से कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल अच्छे से क्लियर हो गया। बाबू लास्ट वन इज फर्स्ट एंड सेकंड डिवेंचर। बाबू याद है आपको कंपनी में पेमेंट बांटने का एक फिक्स सीक्वेंस, सबसे पहले डिवेंचर है बैंक लोन का इंटरेस्ट, देन गवर्नमेंट के टैक्सेस, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रेफरेंस डिविडेंड, देन इक्विटी शेयर कैपिटल का इक्विटी डिविडेंड। ऑल्दो मार्केट में ऐसा कभी कुछ देखने को मिलेगा नहीं, पर ठीक है यार, थियोरेटिकली लिखते हैं तो समझा सकते हैं। बाबू कई बार ना कंपनी अपने डिवेंचर की भी कैटेगरी कर देती है कि ये जो मैं डिवेंचर इशू कर रही हूँ ये फर्स्ट डिवेंचर है, 2 साल बाद इशू करे, ये जो मैं डिवेंचर इशू कर रही हूँ सेकंड डिवेंचर है। अगर कंपनी ने ऐसी कोई कैटेगरी बनाई है तो सबसे पहले किसकी पेमेंट होगी, फर्स्ट डिवेंचर के इंटरेस्ट की, फिर सेकंड डिवेंचर के इंटरेस्ट की, फिर गवर्नमेंट के टैक्सेस, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रेफरेंस डिविडेंड, फिर इक्विटी शेयर का इक्विटी डिविडेंड। यानी कि अगर डिवेंचर में भी फर्दर कैटेगरी करी गई है तो पहले फर्स्ट डिवेंचर का ब्याज दिया जाएगा, फिर सेकंड डिवेंचर का, और फिर वही सीक्वेंस जो है। क्लियर बात। अब मैं आपको बता देता हूं नॉर्मली जो मार्केट में डिवेंचर इशू होता है उसके पास क्या फीचर होते हैं। नॉर्मली जो मार्केट में डिवेंचर इशू होता है वो सिक्योर्ड होता है, वो रजिस्टर्ड होता है, वो नॉन कन्वर्टेबल होता है, और वो सिर्फ फर्स्ट डिवेंचर होता है। बाकी जितनी बातें लिखी गई हैं जो मैंने उल्टी सीधी बढ़ाई सब एक्सेप्शन है, कभी मार्केट में नहीं मिलेगी। उस डिवेंचर के अंदर यही 4 गुण होते हैं, हमेशा सिक्योर्ड होगा, हमेशा हमेशा रजिस्टर्ड होगा, हमेशा वो फर्स्ट ही डिवेंचर होगा, सेकंड डिवेंचर इज मेयर एक्सेप्शन, थ्योरी में पढ़ रहे हो कभी जिंदगी में देखोगे, और वो हमेशा नॉन कन्वर्टेबल ही होगा, बाकी सब एक्सेप्शन। क्लियर है बात। अब एक काम करो बेटा, सिर्फ 1 मिनट लो, ये सारा का सारा पोर्शन पढ़ दो, समझ आएगा। और मैं लिख के दे रहा हूं, रेनबो स्कूल तैयार रहे, यहां से पेपर में लिखा जा चुका है कुछ ना कुछ, एडवांस बता रहा हूं तुम्हारे, ठीक है जी। बाकियों में भी कुछ ना कुछ पक्का आएगा, पढ़ना फिलहाल इतना। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर की, टाइप्स ऑफ डिबेंचर डन है। अब वो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल बिल्कुल नहीं पढ़ाने, जो भी बात डिबेंचर के लिए बोली गई सेम बात प्रेफरेंस शेयर के लिए। आज आपने 1 लाख प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए के हिसाब से 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर खरीद लिए कंपनी के, अपॉन मैच्योरिटी कंपनी आपको 2 ऑप्शन देगी, चाहे तो अपने पैसे वापस ले जाओ, चाहे इसको कन्वर्ट करा लो इनटू द इक्विटी शेयर एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस।
ये उसी दिन प्राइस क्या हो जाएगा जिस दिन प्रेफरेंस खरीदे होंगे आपने। और बेटा दोनों हाथों में लड्डू है कन्वर्टेबल में। बाबू एक क्वेश्चन मैं पिछली डिवेंचर के हिसाब से पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है जी, उसका आंसर देने की कोशिश करना। आपको क्या लगता है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर में इंटरेस्ट ज्यादा होगा या कन्वर्टेबल डिवेंचर में? थोड़ा सा सोचो, बुद्धि में जोर डालो, क्योंकि हर चीज मैं बताता रहूंगा ना वो भी मजेदार नहीं। कन्वर्टेबल डिवेंचर में ब्याज ज्यादा होती होगी या नॉन कन्वर्टेबल में? ऑब्वियसली नॉन कन्वर्टेबल, क्योंकि कन्वर्टेबल में पहले ही 2 लड्डू हाथ में दिए जा रहे हैं, इसमें ब्याज कम देखने को मिलती है, दिखते हैं 6-6% ब्याज ही देते हैं सिर्फ, क्योंकि आपको कमाने का मौका दोबारा भी मिल जाता है कि अगर इक्विटी की शेयर कंपनी ने आपको सस्ते दे दिए और अपॉन मैच्योरिटी महंगे हुए तो वहां भी कमा लोगे, इसलिए कंपनी ब्याज कम देती है नॉन कन्वर्टेबल में। नॉन कन्वर्टेबल में बेटा ब्याज ज्यादा ही मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है, कोई लड्डू नहीं है हाथ में, पैसे दिए थे पैसे ही वापस मिल जाए। क्लियर है बात? तो वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस भी क्लियर हो गया बेटा। क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस है। हमेशा जब भी वो टेबल बनाई है हमेशा एक बात बोलिए कि मार्केट में जितने भी प्रेफरेंस शेयर इशू होते हैं वो क्यूमुलेटिव होते हैं। क्यूमुलेटिव का मतलब कि अपनी डिविडेंड को क्यूमुलेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। अगर कंपनी को पहले साल लॉस हुआ, कंपनी प्रेफरेंस का डिविडेंड नहीं दे पाई, तो अगले साल डबल क्यूमुलेट हो गया। मेरा एग्जांपल में 1,20,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड था बेटा, तो दूसरे साल कितने देने पड़ेंगे? 1,20 पिछले साल के, 1,20 इस साल के, यानी कि 2,40 देने पड़ेंगे। और अगर दूसरे साल भी हम डिविडेंड ना दे पाए तो तीसरे साल क्या होगा? ट्रिपल। पहले साल का 1,20, दूसरे का 1,20, तीसरे का 1,20, 3,60 देने पड़ेंगे। तो नॉर्मली जो मार्केट में प्रेफरेंस शेयर इशू होते हैं वो क्यूमुलेट होते हैं, अपना डिविडेंड इकट्ठा करते रहते हैं अगर लॉस के केस में आप दो ना। और बेटा नॉन क्यूमुलेटिव क्या होते हैं? जैसा कि नाम समझ में आ रहा है कि अपना डिविडेंड क्यूमुलेट नहीं करेंगे। अगर कंपनी को लॉस हुआ और कंपनी नहीं दे पाई बाय चांस तो डिविडेंड लैप्स, खत्म। और बता देता हूं अगेन, थ्योरेटिकल बात है, हवा में, मैंने तो आज तक इशू होते देखे नहीं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस से, टाइप बना रखा है, ठीक है जी। यानी कि अगर पहले साल लॉस हुआ और कंपनी नहीं दे पाई आपको 1,20,000 तो लैप्स हो गए, कभी नहीं मिलेगा डिविडेंड। अगले साल लॉस हो गया, कभी नहीं मिलेगा, फिर कोई खरीदेगा ही क्यों प्रेफरेंस शेयर भाई, अगर आप मार्केट में ऐसे प्रेफरेंस शेयर लाओगे तो। पर ठीक है, थ्योरेटिकल बात है, समझ में आ रही है ना? क्यूमुलेटेड नॉन क्यूमुलेटेड दोनों क्लियर? आगे बढ़े बेटा। फिर एक टाइप है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। अगेन मैं बता देता हूँ, जो मार्केट में नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर इशू होता है उसके पास फीचर होता है कि वो क्यूमुलेटिव है, उसके पास फीचर होता है कि वो नॉन पार्टिसिपेटिव है, उसके पास फीचर होता है कि वो नॉन कन्वर्टेबल है। बेटा पार्टिसिपेटिव और नॉन पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं बेटा? पार्टिसिपेटिव मतलब कहीं पार्टिसिपेशन है इनका। कहां पार्टिसिपेशन है बेटा? बोलते हैं प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि बेटा ऐसे प्रेफरेंस शेयर जो अपना फिक्स्ड डिविडेंड तो लेंगे लेंगे, मतलब 12% प्रेफरेंस डिविडेंड फिक्स तो लेंगे लेंगे, ये प्रॉफिट में भी पार्टिसिपेट करते हैं जस्ट लाइक इक्विटी शेयर। क्या नॉर्मली मार्केट में ऐसे प्रेफरेंस शेयर इशू होते हैं? कभी भी नहीं बेटा। प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन का राइट सिर्फ एक ही अथॉरिटी का है, वो इक्विटी शेयर है। समझ आती है बात बेटा? नॉर्मली मार्केट में जो प्रेफरेंस शेयर इशू होते हैं वो नॉन पार्टिसिपेटिव होते हैं। नॉन पार्टिसिपेटिव मतलब कहीं पार्टिसिपेट नहीं करते, फिक्स रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट में कोई पार्टिसिपेशन। 6 के 6 टाइप बता दी, पढ़ दो, प्रॉब्लम लेते हैं भी आपकी, पढ़ना बाबू। अभी हम जितने एक्स्ट्रा टॉपिक मुझे लग रहे थे कि पेपर में आएंगे मैंने ये भी करा दिए। अभी 1-2 एक्स्ट्रा टॉपिक मेरे और रहते हैं, लेकिन वो मेरा आज का मुद्दा नहीं है। आज का मुद्दे में और क्या बचता है मैं भी आपको बता देता हूँ। वो हमने टोटल 13 सोर्सेस पढ़ दिए। जिस दिन चैप्टर शुरू करा था उस दिन बता दिया था कंपनी के पास 17 सोर्सेस होते हैं पैसे के। 3 और कर लेते हैं आज छोटे छोटे से, 16 होते हैं। जब मंडे को आएंगे बेटा 17वां सोर्स और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक, और चैप्टर लगभग वाइंड अप। ठीक है जी। सर चैप्टर लेंथी है विदाउट अ डाउट, पर मैं आपको ये बता देता हूं आपके स्कूल वाले 10 से ज्यादा कराएंगे नहीं। मैंने तो पूरे 17 करा दिए। मैंने कहा था मैं इस चैप्टर का एक चप्पा भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं छोड़ूंगा कहीं ना मैं खुद को ही गिल्टी मानूंगा। कल आप किसी के सामने कुछ बोल नहीं पाओगे बेटा, मुझे गिल्टी लगेगा। ऐसी नॉलेज का कोई फायदा नहीं जो सिर्फ नंबर देती है।
ठीक है ना। मैंने लीज के बारे में क्यों बताया आपको, बताया मैंने लॉजिक की, मैं नहीं बताऊंगा ना तो आपको आज नहीं तो कल परेशानी होगी। घर में किसी चर्चा में बैठे होंगे, आपको लगेगा कॉमर्स साइड के बच्चे, हमें ये नहीं पता। मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको जान के बड़ा सरप्राइज होगा प्रैक्टिकल नॉलेज के कितने रिलेवेंस है। मेरे फादर प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ठीक है जी। मेरे घर में सिर्फ यही चर्चा होती है, अच्छा ये इसकी ये वाइट मनी और ये मनी, मेरे को तो शुरू में समझ ही नहीं आता था क्या है। तो एक दिन मैंने पिताजी को बैठा दिया कि मुझे समझाओ क्या होता है। मैंने भाई साहब ये काम ना बिल्कुल ढंग से समझा कि क्या चीजें होती है। सीए फाइनल में जब गया मैं डायरेक्ट टैक्स की क्लास में, तो डायरेक्ट टैक्स की क्लास में सर ने बताना शुरू करा प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स, ठीक है जी। उनके बोलने से पहले मेरा आंसर होता था सीए फाइनल में, और सब बैठ के शक्ल देखते थे ये कैसे बता रहे हैं। ये प्रैक्टिकल नॉलेज के रेलेवेंस है बेटा, जो आपको वहां तक पार लगा सकती है, ठीक है जी। और मैं अपने आप को मास्टर मानता हूं प्रॉपर्टी में, अगर टैक्स की कैलकुलेशन तो मैं मास्टर हूं, क्योंकि मैंने सारा दिन घर पे यही सीखा है। चल खैर, वो आपको जानना है कि आपको कितना प्रैक्टिकल पढ़ना है और कितना पेपर के हिसाब से पढ़ना है, कॉल हमेशा आपकी है बेटा। एक ना टॉपिक है इंटरनेशनल फाइनेंसिंग, कि अगर मुझे फॉरेन करेंसी में फाइनेंस चाहिए, किसी और देश में फाइनेंस चाहिए, तो मैं इंटरनेशनली कैसे फाइनेंस को अरेंज कर सकता हूं। बेटा इसमें 3 टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जीडीआर, एडीआर, आईडीआर। और मैंने कल जीडीआर सुना भी है आपसे, तो थोड़ा सा आइडिया है ही आपको जीडीआर का कि क्या चीज होती है। लेकिन अगर आप देखो यहाँ पर, प्लीज सामने देखो, जीडीआर मेरे इस टॉपिक में समाया हुआ है, थर्ड टॉपिक में, इसी में जीडीआर, एडीआर और आईडीआर है। ये मैंने शुरू के 2 टॉपिक कराए ही नहीं, फटाफट से 2 ये करते हैं तो 15 हो जाएंगे, एक और है बेटा 16 हो जाएंगे, ठीक है जी। फिर वाइंड अप करूंगा आज का लेक्चर। बेटा एक नाम आता है, सुना सुनाया नाम, आज कोई नया नाम नहीं बोल रहा, और दूसरा नाम अगेन बेटा सुना सुनाया नाम, कुछ नया नहीं बोल रहा। ये कमर्शियल बैंक है, और बेटा ये कुछ और नहीं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिनको आप इंटरनेशनल एजेंसी एंड डेवलपमेंट बैंक बोल रहे हो। आपको याद होगा डेवलपमेंट बैंक किसका दूसरा नाम था, मैंने पढ़वाया भी था एनसीईआरटी में। मैंने कहा था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कट कॉपी पेस्ट इंट्रोडक्शन कमर्शियल बैंक वाला लिखना, लेकिन मैं एक बात पढ़वा देता हूँ। हाँ मैंने वो एक ही बात पढ़ाई थी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कुछ लोग डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं, ठीक है जी। अब मेरी तरफ देखो जी बाबू, अगर आप कोई इंडियन कंपनी हो और आप चाहते हो कि मैं अपने ऑपरेशंस किसी दूसरी कंट्री में भी ले जाऊं, बेटा जैसे ही आप दूसरी कंट्री में जाओगे, क्या हम आपको एमएनसी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? एमएनसी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? एमएनसी क्या होती है? मल्टी नेशन कंपनी। बेटा वो कंपनी जो एक से ज्यादा नेशन में ऑपरेट करे, उसे तो बोलते हैं मल्टी नेशन कंपनी, जो एक से ज्यादा नेशन में ऑपरेट करे। अब मैं कह रहा हूं बेटा आप दूसरी कंट्री में अपने ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हो, और आपको फाइनेंसेस चाहिए दूसरी देश की करेंसी। मान लो यूएस में आप काम धंधा शुरू करने जा रहे हो, आपको यूएस डॉलर में फाइनेंसेस चाहिए। बेटा एक ऑप्शन तो एडीआर है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। अगर उस ऑप्शन से ना जाना चाहो तो क्या कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है? नहीं बेटा ऐसा नहीं है, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है, तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है, चौथा भी अभी बताऊंगा। बेटा आप किसी कॉमर्शियल बैंक को अप्रोच कर सकते हो जो 2-3 देशों में काम करता हो, आपकी मदद जरूर करेगा। एक ऐसा कॉमर्शियल बैंक ढूंढने की कोशिश करो जो अमेरिका में भी काम करता हो, इंडिया में भी काम करता हो। कैसे बैंक मिल जाएंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे आपको। बेटा स्टैंडर्ड चार्टर्ड अमेरिका का ही बैंक है, और इवन सहारनपुर में भी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। बेटा हमारे देश में बहुत सारे फॉरेन बैंक है आज की तारीख में, खाली स्टैंडर्ड चार्टर्ड नहीं है। बैंक ऑफ अमेरिका अगर आपने नाम सुना हो, एचएसबीसी बैंक सुना हो, हांगकांग का बैंक है। बहुत सारे फॉरेन बैंक इस टाइम पर इंडिया में भी काम कर रहे हैं बेटा। बाबू इनसे लोन मिलना थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि ये आपकी एक्टिविटी को इंडिया में भी वेरीफाई कर सकते हैं। मान लो आप अमेरिका में जाके कह रहे हो मैं नया ऑपरेशन शुरू कर रहा हूं, मुझे फॉरेन करेंसी लोन चाहिए, तो बेटा आपको ये तो बताना पड़ेगा पहले क्या करते थे या कहाँ आपके ऑपरेशन है। आपने बताया इंडिया में करते थे, क्या स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ऑफ इंडिया वेरीफाई कर सकता है आपके सारे ऑपरेशंस को? तो वो जल्दी से लोन दे सकता है। तो यानी कि क्या कॉमर्शियल बैंक भी मुझे फाइनेंसेस करते हैं बेटा फॉरेन करेंसी लोन में? बेटा कर देते हैं। इवन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है अमेरिका में, इंडिया की भी तो बैंक है फॉरेन में,
जैसे फॉरेन बैंक इंडिया में आपको लगभग हर कंट्री में एसबीआई जरूर मिल जाएगा। तो अगर एसबीआई मिल जाएगा, क्या एसबीआई मदद नहीं कर सकता लोन देने में? बेटा बिल्कुल कर सकता है, फॉरेन करेंसी लोन कमर्शियल बैंक करते हैं। समझ आती है बात? कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसे बेटा क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन नहीं कर सकते? ये इंटरनेशनल एजेंसी क्या बोले जा रही है ये बेटा, कुछ इंस्टीट्यूशन ना डेवलप्ड कंट्रीज ने बनाए हैं। जो कंट्रियां डेवलप्ड होगी, जिनके पास पैसों की कमी नहीं थी, उन्होंने क्या करा, अगर डेवलपिंग कंट्री की कोई कंपनी हमसे लोन लेना चाहे तो हम दे देंगे। वो डेवलप्ड कंट्रियां रजी हुई हैं, वो भी कहती हैं कि हमसे ले लो, पैसा ब्याज दे दो। वर्ल्ड बैंक मना करता है क्या? ऐसे नन्हे देशों को पैसा दे देता है जिनसे आने की उम्मीद भी नहीं होती, तब भी वो दे देता है कि कोई दिक्कत नहीं, जब आएगा तो ब्याज के साथ सब वसूल लेंगे। दिया ही था ना पाकिस्तान को, 1991 से पहले इंडिया को भी तो दिया था, जब इंडिया के हालात बड़े वर्ष थे। फिर हमने एलपीजी करके, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन करके वर्ल्ड बैंक का अरबों रुपए कर्जा उतारा। शायद हिस्ट्री में आपने ऐसा पढ़ा। तो वो मिल जाता है ना लोन। तो बेटा बहुत सारे डेवलप्ड नेशन ऐसे हुए जिन्होंने बेटा कुछ इंटरनेशनल एजेंसी सेटअप करी, आप इनसे भी लोन ले सकते हो। ये इंटरनेशनल एजेंसी में बेटा एक नाम आता है एक्सिम का। मैंने शायद आपसे कभी ना कभी एक्सिम की बात जरूर की है। एक्सिम की बात आपसे मैंने कभी ना कभी जरूर की है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक बेटा, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये कुछ नाम है बेटा इंटरनेशनल एजेंसी के, जिनसे फॉरेन करेंसी लोन मिल सकता है किसी भी टाइम पर। ठीक है, अभी फिलहाल फटाफट से मुझे ये दोनों टॉपिक पढ़ दो ताकि हम आगे बढ़ सके। बेटा पढ़ना फटाफट से। क्वार्टर रोड पर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का एटीएम लगा हुआ है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का, व्हाइट कलर में सिंबल है, मोरपंखी कलर का। पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा, ऐसा देखा पक्का, 100% श्योर हूं मैं, बस वो सबकॉन्शियस माइंड में होगा कहीं ना कहीं। पढ़ना फटाफट से कमर्शियल बैंक। एग्जाम्पल यही क्यों है आप समझ जाओ, क्योंकि स्टैंडर्ड चार्टर्ड के बहुत सारे ऑपरेशन इंडिया में हैं, तो वो इंडियन कंपनी को मना नहीं करता लोन के लिए, क्योंकि वो वेरीफाई कर लेता है उनके ऑपरेशन इंडिया के, इंडिया में क्या कमा रहे हैं और खा रहे हैं। ठीक है ना बात? एचएसबीसी का नाम नहीं सुना कभी आपने? एचएसबीसी बैंक, अरे बहुत सारी वेब सीरीज में आता है, जैसे शूट दिखाते हैं ना किसी बिल्डिंग का। अरे अब पक्का पता होगा आपको, पक्का। पता नहीं यार, तुम कैसी कैसी बातें करते हो, कैसी चीजों को मना कर देते हो। चलो पढ़ना इंटरनेशनल एजेंसीज एंड डेवलपमेंट बैंक फटाफट से। पढ़ा आपने? पढ़ दिया? बढ़िया आगे इतना। अब वो आज का लास्ट टॉपिक और 2 मिनट का बेटा, टॉपिक है एफसीसीबी, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। बेटा बॉन्ड्स का मतलब डिबेंचर्स। अभी मैंने कन्वर्टेबल डिबेंचर के बारे में पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया? मैंने कहा था ना यहां से एक टॉपिक है, तो यही है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ठीक है जी बाबू, क्या होते हैं आइडिया लग ही गया होगा। सर फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, बॉन्ड्स का मतलब डिबेंचर। बाबू आप फॉरेन करेंसी में डिबेंचर इशू कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, फंड रेजिंग कर सकते हो। इंडिया में कर सकते हो डिबेंचर इशू, इंडिया में कर सकते हो, हम उसको सिंपली डिबेंचर बोलते हैं। अगर ये काम किसी और देश में करो तो बोलते हैं एफसीसीबी, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल डिबेंचर। बाबू किस चीज में कन्वर्ट होगा ये तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा,
डिनोमिनेटेड किसमें हमेशा, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है फॉरेन करेंसी में ही डिनोमिनेटेड है। आप बाबू यूएस में काम करना चाहते हो, आपने वहां पर एफसीसीबी इशू करे, डिनोमिनेटेड यूएस डॉलर में, जो खरीदेगा आपको यूएस डॉलर देगा। क्या कर सकते हो इससे बेटा, वहां पे जमीन खरीदना है जमीन खरीदो, जो काम करना है काम करो, ठीक है। बाबू डिबेंचर कितने टाइम के लिए इशू होते हैं, कम से कम 5 साल, ज्यादा से ज्यादा 20 साल, सेम फीचर इसके अंदर है, कुछ और थोड़ी है, डिबेंचर ही है। हर साल आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा और एट मैच्योरिटी प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करना पड़ेगा। अब बाबू एट मैच्योरिटी सामने वाले के पास दो ऑप्शन होंगे, चाहे तो अपने पैसे वापस ले लो, चाहे ये आप बोल दो, दूसरा ऑप्शन क्या, चाहे क्या ले लो यार, वही तो बोल रहा हूं, चाहे तो अपने पैसे वापस ले लो, मतलब वो ऑब्वियसली फॉरेन करेंसी में वापस ले लो। और दूसरा ऑप्शन क्या है, ये कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं, किसमें कन्वर्टेबल, बोलो कान में आवाज जानी चाहिए, किसमें कन्वर्टेबल, मैंने गलत बुलाया, तुमने गलत बोल दिया, सारे बोल रहे इक्विटी शेयर, गधो, फॉरेनर क्या करेंगे इक्विटी शेयर का, कन्वर्ट करा सकते हो डीआर में, डिपॉजिटरी रिसीट में, इतना मत्था बच्ची करी जीडीआर ईडीआर आईडीआर पे, फिर वहीं के वहीं हो तुम। फॉरेन करेंसी क्या करेंगे भैया फॉरेनर इक्विटी शेयर का, बताओ जरा, मैंने बुलवाया तुमने बोल दिया, समझ आई बात। लेकिन ये बात समझो, अगर मैं कहूं बिफोर मैच्योरिटी ये फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल डिबेंचर आपने किसी इंडियन को बेच दिए, तो वो किस में कन्वर्ट कराएगा, वो इक्विटी शेयर में ही कन्वर्ट कराएगा, वो क्या करेगा डीआर, समझ आई बात। लो जी, अब पैकअप की तरफ, कन्वर्टेड इनटू इक्विटी और डिपॉजिटरी रिसीट, इक्विटी में तभी कन्वर्ट होंगे जब इंडियन खरीदेगा, वरना डीआर में ही कन्वर्ट होंगे। बड़े काम की बात, the FCCBR issued in a foreign currency and carry a fixed interest rate which is lower than the rate of any other similar non-convertible debt instrument. बेटा इसका इंटरेस्ट रेट कम होगा किससे, नॉन कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी बॉन्ड से तो कम होगा ना, कन्वर्टेबल पे ब्याज कम मिलता है और नॉन कन्वर्टेबल पे ज्यादा मिलता है। अभी यही डिसाइड करवाया था मैंने, वो मैंने इसलिए डिसाइड कराया था कि यहाँ ना फंसो, ठीक है जी। बिल्कुल वही बात आपके ऊपर लगेगी, अगर आप फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू कर रहे हो उसका ब्याज कम होता है, और अगर फॉरेन करेंसी नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू कर रहे हो उसका ब्याज हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि वहां दोनों हाथों में लड्डू नहीं है। FCCBR वेरी सिमिलर टू कन्वर्टेबल डिबेंचर इशूड इन इंडिया। अब मैं 1 मार्क क्वेश्चन बोल रहा हूँ, तो वो 99% स्कूल में क्वेश्चन पिछले 5-7 सालों से लगातार आ रहा है, बच्चा हमेशा गड़बड़ कर रहा है। लिखा आता है फिलअप में कि गवर्नमेंट एक सिक्योरिटी इशू कर रही है विच बेयर अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस सिक्योरिटी का नाम बताओ, गवर्नमेंट इशू कर रही है, सारे बच्चे कट कॉपी पेस्ट एक ही आंसर लिखा था, डिवेंचर 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 डिवेंचर, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट आती। बाबू आप वर्ड लिख के आना बॉन्ड्स, ज्यादातर बता देता हूं, अभी देखो इसके लिए यहां पर बॉन्ड्स वर्ड इस्तेमाल हुआ ना, देखो बॉन्ड्स और डिवेंचर में कोई फर्क नहीं होता, बस फर्क इस बात का ही है, अगर कोई कंपनी इशू करती है तो हम डिवेंचर बोलते हैं, गवर्नमेंट इशू करती है तो उसको बॉन्ड्स बोला जाता है, समझ में आ गई बात। गवर्नमेंट ने इशू करी एक सिक्योरिटी विच बियर अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिलअप में आएगा, एडवांस बता रहा हूं बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए रखते हैं आज के लिए इतना ही है, बाय बाय।